हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 जो कि शशि शरण सर के द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कम समय में हम अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 7 की चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है समानता। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, असमान, समान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, समान। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। धर्म, जाति, जन्मस्थान, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न में से कौन प्रावधान नहीं किए गए हैं। ऑप्शन ए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। ऑप्शन बी, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है जिनमें खेल मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए विशेष लोग से अनुमति लेना होता है। ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें को देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी कांता भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान से इंकार कर देता है, वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उससे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को निम्न में से किस तरह से लागू किया है। ए, कानून के द्वारा। बी, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। सी, उपयुक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। ऑप्शन ए, कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। ऑप्शन बी, बहुत बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। ऑप्शन सी, बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को
अपने अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। इस कार्यक्रम ने काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इसके कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्याह्न भोजन योजना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया? बिहार, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए? 2002, 2005, 2001, 2000। आंसर हो जाएगा 2001। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्याह्न भोजन योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव हुआ? ऑप्शन ए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया। ऑप्शन बी, इसी योजना के चलते बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसका डिस्क्रिप्शन सेम ही है दोस्तों, जो हमने ऊपर की क्वेश्चंस पढ़े थे उसका डिस्क्रिप्शन सेम है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रोजा पार्क्स एक डैश महिला थी, इंडो अमेरिकन, इंडो अफ्रीकी, अफ्रीकी अमेरिकन, इंडो एशियन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीकी अमेरिकन। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, रोजा पार्क्स 1913 to 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशकों में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया? मार्टिन लूथर किंग, बुल कॉर्नर, रोजा पार्क्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा रोजा पार्क्स। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें को देखते हैं। रोजा पार्क्स 1913 to 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया।
1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिका में कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? 1915, 1960, 1964, 1965। आंसर हो जाएगा 1964। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, जब लोकतंत्र में केवल 18 वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन बी, जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन सी, जब लोकतंत्र में केवल 18 वर्ष से कम नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें को देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानी 18 वर्ष और उससे अधिक के आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1950 ईस्वी में समानता के लिए किस देश में हुए संघर्ष को नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीका। आंसर हो जाएगा अमेरिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में के अंत में प्रारंभ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन के नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? ग्रंथ, संविधान, दस्तावेज, नियमावली, पुस्तक। तो आंसर हो जाएगा हमारा संविधान। संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। दोस्तों, तो यहाँ से हमारा अध्याय 2 यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांट सकते हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी, आउटफील्ड पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी, ऑपरेशन पेशेंट डिस्पेंसरी। तो आंसर हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ऑप्शन सी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सेवा व कार्य जो देश के सब लोग के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, वे सेवा क्या कहलाता है? निजी, सार्वजनिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक यानी ऑप्शन बी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोग के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, डैश कहलाती है? असंचारणीय बीमारियां, संचारणीय बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा संचारणीय बीमारियां। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। संचारणीय बीमारियां वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया?
20%, 30%, 40%, 50%। आंसर हो जाएगा 40%। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। 1996 में केरल में सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, यानी कोस्टा रिका। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 और 2 दोनों कंप्लीट होता है, जो कि क्लास 7 का हमने आज कंप्लीट किया। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, 4 और 5 भी हम चाहेंगे कि कवर हो जाए दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों प्लीज़ अगर पसंद आया हो मेरी एफर्ट्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।